हेलो प्यारे बच्चों। तो कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की वीडियो क्लास 11th का आपका हिस्ट्री यानी कि इतिहास का जो सब्जेक्ट है बच्चों, इसी के एनुअल यानी कि फाइनल के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। जी हाँ, क्योंकि जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि कल यानी कि जो बच्चे मॉर्निंग शिफ्ट के हैं इनका कल 10th मार्च को, और जो बच्चे इवनिंग शिफ्ट के इनका अगले दिन 11th मार्च को हिस्ट्री का आपका फाइनल यानी कि एनुअल एग्जाम जो है बच्चों ये होने वाला है। ठीक है, तो आप सभी के कल और परसों के पेपर के लिए हम अपना एक इंपॉर्टेंट जो सैंपल पेपर नंबर है ना 6 बच्चों, इसी का सॉल्यूशन कर रहे थे, है ना। जिसका पार्ट 1 तो हमने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करवा दिया था। अब ये जो हमारी आज की वीडियो है अभी वाली, ये इसी के पार्ट 2 की रहने वाली है। और पता है बच्चों, आज की जो वीडियो है ना 6 पेपर के पार्ट 2 की आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, सुनो ध्यान से। इस पार्ट 2 की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे खंड नंबर का, जिसमें हमारे 8-8 नंबर के टोटल 3 क्वेश्चन होते हैं। वैसे अथवा मिला देंगे हर क्वेश्चन का तो 6 बन जाएंगे। खंड घा के अंदर जो हमारे स्रोत आधारित 4-4 नंबर के 3 क्वेश्चन हैं ये डिस्कस करेंगे। और तो और 5 नंबर का मैप देखेंगे बच्चों हम लोग, है ना। तो मैप की वीडियोस भी हो गई, केस बेस्ड भी हो गई, और 8 नंबर के क्वेश्चन भी हो गए। इसीलिए ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। ऐसे सेक्शन A B C D E आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके बच्चों, तो आई होप आप सभी को यहाँ पे सारी चीजें अच्छे समझ में आ गई होंगी। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं पेपर 6 के पार्ट 2 की वीडियो को। और हाँ, स्टार्ट करने से पहले आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों को मेरी तरफ से विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। प्यारे बच्चों, अच्छे से एग्जाम करना, तैयारी अच्छी करवा दी है, और भी वीडियोस आ जाएंगी उनको भी देख लीजिएगा बच्चों। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नहीं सर स्टार्ट करना है, तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं अपने पेपर 6 के पार्ट 2 की वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं। पे आप देख सकते हैं बच्चों, ये सबसे पहला इस पेपर का जो हमारा सेक्शन है, सेक्शन नंबर ए, ये यहां से शुरू हुआ था, जिसे हमने ऑलरेडी पार्ट 1 के अंदर समझ लिया था। ठीक है, जिसमें आपके 21 एमसीक्यूज थे, और आप सभी ने बहुत अच्छा फीडबैक दिया था कि ये सर जी बहुत अच्छे से तैयारी हो रही है। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे डिस्कस किया था अपना सेक्शन नंबर बी। अब सेक्शन बी 18 नंबर का था, और इसमें 3 नंबर के क्वेश्चन थे, और इनको बहुत अच्छे से समझा था। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ बच्चों, क्योंकि जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखी है वो जाके जरूर देख लेना उनको। ठीक है, चलिए तो अब हम शुरुआत करते हैं आज के इस पेपर के सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन की, जो कि है सेक्शन नंबर सी। 8 नंबर के 3 क्वेश्चन है, यानी कि 24 मार्क्स का सेक्शन है। ठीक है, तो आ जाइए ध्यान से पढ़ेंगे और सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो 28 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि ऑस्ट्रेलिया में मानव निवास के इतिहास का वर्णन करते हुए वहां के जो मूल निवासी हैं इनकी विशेषताएं लिखिए। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के जो मानव निवास का इतिहास है ये बताना है, और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों की विशेषताएं बतानी है। तो आ जाइए बड़े ध्यान से पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, देखो ऑस्ट्रेलिया जो कि एक खुद महाद्वीप खुद कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया में मानव निवास का इतिहास बहुत ही पुराना और बहुत खास है, क्योंकि जिन्हें आज हम आदिमानव कहते हैं, जिसे एवरिजिनीज बोला जाता है, ये ऑस्ट्रेलिया में लगभग 40,000 वर्ष पहले आए थे। कितने? 40,000 वर्ष पहले वे ऑस्ट्रेलिया के साथ में एक भूमि सेतु से जुड़े न्यूगिनी से आए थे। ठीक है, फिर धीरे धीरे करके 1770 में ये पहली बार ब्रिटिश पहुंचे। ठीक है, फिर 18वीं शताब्दी तक लगभग 350 से 750 समुदाय इनके बन चुके थे। ठीक है, अब देखिए कहाँ पहुंचे, पहले तो ब्रिटिश पहुंच गए, फिर इनके समुदाय बनने लगे तो इन्होंने फिर अपनी जो भाषाएं थी वो बोलनी शुरू कर दी। लगभग 200 भाषाएं बोली जाती थी। ठीक है, यूरोपीय लोगों के आगमन से सभी मूल बाशिंदों ने खतरे की तरह नहीं देखा, अर्थात जब यूरोपीय लोग आए ऑस्ट्रेलिया में तो यहाँ के मूल बाशिंदों को लगा ये कोई खतरा तो है ही नहीं, तो इनसे डरना क्यों है। वह यह अनुमान नहीं लगा पाए, कौन? मूल निवासी इन यूरोपीय लोगों के आगमन का अनुमान नहीं लगा पाए कि 19वीं और 20वीं शताब्दी के दरमियान कीटाणुओं के असर से अपनी जमीन खोने के चलते और आबादकारों के साथ हुई लड़ाइयों में लगभग 90% मूल बाशिंदों ने अपनी जान गंवाई। ठीक है, उसके बाद ब्राजील में पुर्तगाली कैदियों को बसाने का प्रयोग तब जाके बंद किया गया जब उनके हिंसक बर्ताव ने मूल निवासियों के प्रति हिंसा पर उतारू कर दिया। अर्थात ब्राजील में ये जो पुर्तगाली थे, इनको पुर्तगाली कैदियों को बसाने का प्रयोग तब बंद किया गया जब उनके हिंसक बर्ताव ने मूल निवासियों को हिंसा पर उतारू कर दिया। ठीक है, फिर ब्रिटिशों ने स्वतंत्र होने तक
अमेरिका में उपनिवेश अमेरिकी उपनिवेशों में यही तरीका अपनाया और फिर उसे ऑस्ट्रेलिया में भी जारी रखा। तो अर्थात मूल निवासी जो ऑस्ट्रेलिया के थे उन पर बहुत ही ज़्यादा अत्याचार हुआ। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में 1911 में कैनबरा को राजधानी बनाया गया था। ओके, आर्थिक स्थिति तो भेड़ों की विशाल फार्म और खाने, उसके पश्चात मदिरा बनाने हेतु अंगूर के बाग और गेहूं की खेती एक लंबी अवधि में काफी परिश्रम के द्वारा विकसित हो पाती थी, जिसे यूरोपीय लोग आके इनका छीन ले जाते थे। या फिर कुछ और भी पॉइंट आ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मेन जो आंसर है वो आपका इन्हीं 6-7 पॉइंट में दिया गया है। अगला पॉइंट बच्चों कि मूल निवासियों के रहन सहन और खान पान की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो आ जाइए देखते हैं कि मूल निवासियों के रहन सहन और खान पान की विशेषताएं क्या हैं। सबसे पहला देखिए, उत्तरी अमेरिका के सबसे पहले जो बाशिंदे थे ये लगभग 30,000 साल पहले बेरिंग स्ट्रेट्स के आर पार फैले भूमि सेतु के रास्ते एशिया से आए थे। कहाँ पे? उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, और लगभग 10,000 साल पहले जब आखिरी हिमयुग आया तो ये दक्षिण की ओर बढ़ने लगे थे। ठीक है, तो ये तो हो गई वहां के इतिहास की बात। अब देखो, ये लोग नदी घाटी के साथ साथ बने जो गांव होते थे इनमें रहा करते थे समूह बना के। कौन से लोग? उत्तरी अमेरिका के सबसे पहले बाशिंदे। ठीक है, अब ये लोग जो थे वो मछली मांस ये खाते ही थे, साथ ही साथ ये सब्जियां भी उगाते थे और मकई की खेती भी करते थे। ठीक है, वे अक्सर मांस की तलाश में यानी कि शिकार की तलाश में लंबी यात्राओं पर भी जाया करते थे। मुख्य रूप से शिकार के लिए उन्हें बाइसन यानी कि जंगली जो भैंस होती थी इसका वो तलाश करते थे। ठीक है, जो कि ऑलमोस्ट जो घास के मैदान होते थे, चरवाहे मैदान, वहां पे ये पाए जाते थे। उसके बाद वे घोड़े स्पेनी आबादकारों से खरीदते थे, यानी कि यहाँ के जो मूल निवासी थे वो घोड़ों को कहाँ से खरीदते थे? शिकार वगैरह करने के लिए स्पेनी आबादकारों से। ठीक है, और ये सिर्फ उतने ही जानवर मारते थे जितना कि इन्हें भोजन के लिए जरूरत होती थी। ठीक है, हालांकि जंगल में रहते थे। ठीक है, तो इनके पास में ना जमीन पर नियंत्रण का कोई मुद्दा नहीं था। बहुत सारा इनके पास में जमीन था तो कोई मुद्दा ही नहीं होता था इनके पास में। वे जमीन पर अपनी मिल्कियत की कोई जरूरत महसूस ही नहीं करते थे, क्योंकि आज यहाँ है तो कल वहाँ है, उसके बाद में क्या किसका है। इसीलिए औपचारिक संबंध और दोस्तियां कायम करना, उपहारों का आदान प्रदान करना ये सबसे अहम रहा था। ठीक है, उन्हें जो चीजें होती थी उनके काम की वो खरीदने की बजाय उपहार के तौर पे ही मिल जाया करती थी। ठीक है, साथ ही भाषाएं तो वैसे बहुत बोली जाती थी लेकिन लिखी हुई केवल एक भी नहीं मिली है। भाषाएं अभी देखा था ना हमने कि 200 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती थी लेकिन मिली एक भी नहीं है लिखी हुई। अब ये लोग जो थे वो धरती को पढ़ सकते थे, अर्थात जलवायु, तूफान, वर्षा, भूकंप इत्यादि को ये पढ़ सकते थे। ठीक है, एक होपी समुदाय की बात आ जाती है तो कैलिफोर्निया की निकट रहने वाला ये आदिवासी होपी समुदाय था। ओके, जिसके बारे में जॉन मार्शल ने एक कथन भी कहा था, उसको हमने अभिकथन कारण में देखा भी था। ओके बच्चों, तो अब आपके ये दोनों ही क्वेश्चन जो थे मूल निवासियों के बारे में, एक तो ऑस्ट्रेलिया के और एक उत्तरी अमेरिका के, दोनों समझ में आ गए। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के वो यहाँ से देख लीजिए कि डिस्क्राइब द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन हैबिटेशन इन ऑस्ट्रेलिया, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नेटिव्स देयर। तो देख सकते हैं यहाँ पे वेल इसमें थोड़े आंसर की कमी रह गई। ठीक है, 2-3 पॉइंट मुझे थोड़े और एक्स्ट्रा लिखने चाहिए थे, वो यहाँ पे छूट गए, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन, मेंशन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नेटिव पीपल्स लाइफ स्टाइल एंड फूड हैबिट्स। तो देख सकते हैं नेटिव पीपल्स की लाइफ स्टाइल एंड फूड हैबिट्स क्या क्या होती हैं। ठीक है, ओके, तो चलिए बच्चों अब हम शुरुआत करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। ठीक है, तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है 29 और इसमें क्या पूछा गया है? रोमन साम्राज्य में महिलाओं की स्थिति का वर्णन कीजिए। तो रोमन साम्राज्य में महिलाओं की क्या सिचुएशन थी, आ जाइए समझते हैं। देखिए, रोमन साम्राज्य में महिलाओं की स्थिति, सबसे पहला पॉइंट, रोमन साम्राज्य में ना एकल परिवार का प्रचलन था, अर्थात एकल परिवार को रोमन साम्राज्य में परिवार आदर्श माना जाता था। क्या होता है एकल परिवार? तो एकल परिवार में वयस्क पुत्र अपने पिता के परिवारों के साथ नहीं रहा करते थे, अर्थात जैसे कोई फैमिली है उसमें जब बेटा बड़ा हो जाता है, उसकी शादी हो जाती है, तब वो दूसरे घर में रहने लगता था। ठीक है, इस प्रकार से इसको बोलते हैं एकल परिवार, अर्थात एक पति पत्नी और उसका बेटा, और बेटा कब तक? जब तक कि उसकी शादी नहीं हो जाती तब तक साथ में होना। ठीक है, फिर बात आती है विवाह की। तो विवाह जो होते थे
ये परिवार के पुरुषों के द्वारा नियोजित होते थे। तो इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि जो महिलाएं थी इन पर पति अक्सर हावी रहते होंगे। ठीक है। फिर देखा गया आयोग में अंतर। आयोग कैसा? जहां पुरुष जो होते थे इनकी आयु 28-29 होती थी या 30-32, तो वहीं लड़कियों की आयु होती थी 16-18 या 22 से 23, जो कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती थी। ठीक है। उसके बाद विवाह का स्वरूप ऐसा था कि पत्नी अपने पति को अपनी संपत्ति हस्तांतरित नहीं कर करते थे। जैसे दहेज में उसे मिलता था ना जो भी पैसा, वो अपने पति को नहीं दिया करती थी, किंतु अपने पैतृक परिवार में वह अपने पूरे अधिकार बनाए रखती थी। महिला का जो दहेज है वो वैवाहिक अवधि के दौरान उसके पति के पास चला जाता था। ठीक है। विवाह जब हुआ तो पति के पास उसका सारा दहेज चला गया था, उस पर अधिकार तो होता था उसका, लेकिन पति हावी रहते थे जैसा कि आपको बताया मैंने। ठीक है। किंतु महिला अपने पिता की मुख्य उत्तराधिकारी अभी भी बनी रहती थी और अपने पिता की मृत्यु होने के बाद भी उसकी संपत्ति पर स्वतंत्र मालिक बन सकती थी, जिस पर उसके पति का भी हक नहीं होगा। ओके। इस प्रकार रोम की महिलाओं में संपत्ति के स्वामित्व व संचालन में व्यापक कानूनी अधिकार प्राप्त हुए। ठीक है। दूसरे शब्दों में कानून के अनुसार पति पत्नी के संयुक्त रूप से एक वित्तीय हस्ती नहीं बल्कि अलग अलग दो वित्तीय हस्तियां मानी गई। यानी कि हर एक पति पत्नी की अलग अलग हस्ती होती थी वित्तीय के तौर पे। ओके। तलाक देना बहुत ही आसान होता था। इसके लिए पति जो है वो अपनी पत्नी के द्वारा केवल विवाह भंग करने के इरादे की सूचना देना ही काफी था। पति कहता था कि तुमने पत्नी से कि विवाह भंग किया है, इसके विवाह के नियम भंग किए हैं, इसीलिए हम जो है अब इस विवाह को तोड़ते हैं। फिर पत्नी क्या करती थी? तो पत्नी अपने पति पर बेवफाई का आरोप लगाकर उससे रिश्ता तोड़ लेती थी। ठीक है। फिर इनके बीच में सुलह होता था और भी एक आधे पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से रोमन साम्राज्य के बारे में पता गया। अब यहाँ पे देखो एक बहुत बढ़िया चीज आपको मैं बताता हूँ, वो ये है कि अगर आपसे पेपर में 3 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि रोमन साम्राज्य में वैवाहिक जो नियम थे इसका वर्णन कीजिए, तो वैवाहिक नियम के रूप में आप इन 5 के 5 पॉइंट को बता दोगे, 2 से लेकर 6। इन 5 में से कोई 4 पॉइंट बता देना रोमन साम्राज्य के वैवाहिक नियमों के बारे में। ठीक है। और अगर महिलाओं की स्थिति के बारे में आ जाता है तो भी बता दोगे। ओके। सेकंड क्वेश्चन, रोमन साम्राज्य में आर्थिक विस्तार का वर्णन कीजिए। तो रोमन साम्राज्य में आर्थिक विस्तार कैसे हुआ था बच्चों? आ जाइए देखते हैं। देखो, रोमन साम्राज्य में आर्थिक विस्तार, आर्थिक ढांचा इसका बहुत ही ज्यादा मजबूत था। कैसे? देखो, बंदरगाह, खदाने, ईंट के भट्टे, जैतून का तेल, कारखाने, ये सभी अधिक मात्रा में यहाँ पे व्याप्त थे और इन्हीं सभी के व्यापार, आदान प्रदान, इन सभी से रोमन साम्राज्य बहुत ज़्यादा मजबूत हुआ। अब इसी को हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। तो कैसे करेंगे? तरल पदार्थ जैसे कि कुछ मदिरा, तेल इत्यादि के लिए तरल पदार्थों की ढुलाई जिन कंटेनरों में की जाती थी उन्हें एम्फोरा कहा जाता था। तो एमसीक्यू में अगर पूछा जाए कि तरल पदार्थ की ढुलाई जिन कंटेनर से होती थी उन्हें एम्फोरा कहते थे। ठीक है। उसके बाद जल शक्ति का प्रयोग, तो भूमध्य सागर के आसपास इसका प्रयोग अलग अलग तरीके से किया जाता था। जैसे कि पहली दूसरी शताब्दी के दौरान स्पेन में खनिजों को निकालने के लिए जल शक्ति का उपयोग होता था। ठीक है। उसके बाद में पहली दूसरी शताब्दी हो गई, उसके बाद में जो टाइम पीरियड आया उसमें जल शक्ति का उपयोग किया जाने लगा अलग अलग तरीके से। ठीक है। फिर ड्रेसल 20 आया, तो उन दिनों स्पेन में उत्पादित जो जैतून का तेल था ये मुख्य रूप से ऐसे कंटेनरों से लेके जाया जाता था जिन्हें ड्रेसल 20 बोलते थे। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि एम्फोरा क्या होता है। तो तरल पदार्थों की ढुलाई जिन कंटेनर से होती है वो, और जैतून के तेल का जिस कंटेनर के द्वारा उसको ले जाया जाता है वो ड्रेसल 20 कहलाते हैं। ठीक है। उसके बाद भिन्न भिन्न प्रदेशों के जमींदार एवं उत्पादक जो थे वो अलग अलग वस्तुओं का बाजार हथियाने के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करते थे। बाजार में आपको सैकड़ों तरीके की वस्तुएं मिल जाएंगी। ठीक है। तो हर एक वस्तु के संबंध में जो व्यक्ति था वो उस वस्तु की मार्केट को कैप्चर करना चाहता था, बाजार हथियाना चाहता था। ठीक है। फिर व्यापार में बदलाव, तो परिवर्ती 5वीं शताब्दी और 6ठी शताब्दी में एगियन, दक्षिणी एशिया, माइनर तुर्की, सीरिया और फिलिस्तीनी ये जो व्यापारी थे ये अंगूरी शराब, जैतून तेल के प्रमुख निर्यातक बन गए थे। जबकि भूमध्य सागर के बाजारों में अफ्रीका से जो कंटेनर आते थे इसकी कमी हो गई थी। 5वीं और 6ठी शताब्दी से पहले कहाँ से आते थे?
अफ्रीका से, लेकिन कुछ दिक्कत हुई तो फिर 5वीं शताब्दी के बाद में अब कहाँ से आने लगे थे ये, इन जगहों से। ओके, उसके बाद अब जब व्यापार बढ़ रहा है, आर्थिक स्थिति अच्छी हो रही है, तो इससे क्या किया गया, इससे एक सुसंगठित वाणिज्यिक और बैंकिंग व्यवस्था लागू की गई और धन का व्यापक प्रयोग होने लगा। फिर असाधारण उर्वरता के क्षेत्र होना, अर्थात रोमन साम्राज्य के, ठीक है, ऐसे बहुत सारे इलाके थे जहां पर जो जमीन थी वो बहुत ज्यादा उपजाऊ थे। इसीलिए इटली में, प्रसिद्ध इटली में कैंपेनिया, सिसिली, गैलिली, दक्षिणी गोल, यहाँ पे अधिक जनसंख्या के साथ अधिक धनी भी थे, ठीक है, मिट्टी की उर्वरता के कारण। तो व्यापार, बैंकिंग व्यवस्था, मिट्टी की उर्वरता, इन सभी की वजह से हम बोल सकते हैं कि हाँ, रोमन साम्राज्य की जो आर्थिक स्थिति थी वो काफी ज्यादा अच्छी थी बच्चों। ठीक है, आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा दोनों के दोनों क्वेश्चन अच्छे तरीके से। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के वो यहाँ से देखिए, डिस्क्राइब द स्टेटस ऑफ वुमेन इन द रोमन एम्पायर। तो क्या स्टेटस है वुमेन का रोमन एम्पायर में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपके 5 पॉइंट ये हो गए पहले तो, ठीक है। उसके बाद में 2 से 3 पॉइंट आपके यहाँ पे हो जाएंगे, दूसरा ये रहा और आपका एक ये रहा, और भी है क्या, नहीं। तो ये हो गया आपके सारे पॉइंट। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्या था, डिस्क्राइब द इकोनॉमिक एक्सपेंशन ऑफ द रोमन एम्पायर। तो इकोनॉमिक एक्सपेंशन क्या था, आइए समझते हैं। तो ये रहे आपका यहाँ पे सारे के सारे पॉइंट, अब आप यहाँ से पढ़ सकते हो बच्चों, ठीक है। चलिए, उसके बाद में आपके 2 पॉइंट, आपके 3 यहाँ थे, ठीक है। अब आते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये आपके जो अब फाइनल एग्जाम के जो चैप्टर्स हैं उससे है। तो क्वेश्चन क्या है कि डायट किसे कहते हैं तथा इसके तहत जापान में किस प्रकार का संबंध है बेसिकली, ठीक है। तो डायट कहते किसे हैं और जापान का इससे क्या संबंध है, जापान की राजनीतिक व्यवस्था, इसका वर्णन कीजिए। तो दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मेजी संविधान सीमित मताधिकार पर आधारित था, इसीलिए उसने डायट बनाई, अर्थात मेजी संविधान जो था उसके पास में ना सीमित मताधिकार थे, इसलिए उसने क्या किया, डायट बनाई। अब डायट थी क्या, तो जापानियों ने संसद के लिए इस जर्मन शब्द का इस्तेमाल किया, अर्थात डायट क्या है, एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है संसद, ठीक है। शाही पुनः स्थापना करने वाले नेता सत्ता में बने रहे और उन्होंने राजनीतिक पार्टियों का गठन किया था। जिन्होंने शाही पुनर्स्थापना की थी वे नेता सत्ता में बने रहे और उन्होंने नई नई पार्टियों का गठन किया। फिर 1918 और 1921 के दरमियान जनमत से चुने गए प्रधानमंत्रियों ने मंत्रिपरिषद बनाए, अर्थात 18 से 31 में क्या हुआ कि जापान में जो लोग चुनाव के द्वारा चुने गए थे उन प्रधानमंत्रियों ने मंत्रिपरिषद को बनाया। इसके बाद उन्होंने पार्टियों का भेद भुलाकर बनाई गई जो राष्ट्रीय एकता मंत्रिपरिषद है इनके हाथों में खोती चली गई। उसके बाद यहाँ पे जो सम्राट थे, सम्राट सैन्य बलों का कमांडर था और 1890 में ये माना जाने लगा कि थल सेना और नौसेना का नियंत्रण स्वायत्त है, अर्थात सम्राट जो था उसने, सम्राट जो कि सैन्य बलों का कमांडर था, उसने कहा 1890 में कि थल सेना और नौसेना इन सभी पर हमारा नियंत्रण है। इसी को देखते हुए 1899 में प्रधानमंत्री ने आदेश दिया कि केवल सेवारत जनरल और एडमिरल, ठीक है, एडमिरल यही मंत्री बन सकते हैं। तो एक तरीके से तानाशाही से फैली, इसकी वजह से डायट के सही कार्य न करने की वजह से सेना को मजबूत बनाने की मुहिम चलाई गई। जापान के उपनिवेश देशों की वृद्धि इस डर से जुड़े हुई थी कि जापान पश्चिमी शक्तियों की दया पर निर्भर है। ओके, उसके बाद इस डर को सैन्य विस्तार के खिलाफ सैन्य बलों को अधिक धन देने के लिए वसूले जाने वाले उच्चतर करों के खिलाफ उठने वाली आवाजों को दबाने में इस्तेमाल किया गया था। तो कुल मिला के डायट जो थी वो पहले शुरुआती दौर में ठीक ठाक काम कर रही थी, लेकिन फिर जो है वो तानाशाही जैसी बनती चली गई, संसद जो थी इस प्रकार से, ठीक है। तो डायट के बारे में आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा यहाँ पे। चलिए अब इसके दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि है कि जापान की जो राजनीतिक व्यवस्था है इसके बारे में समझाइए, ठीक है। तो क्या है जापान की राजनीतिक व्यवस्था, आ जाइए देखते हैं। देखो, जापान की राजनीतिक व्यवस्था, ध्यान से पढ़िए बच्चों, क्या दिया गया है, जापान पर
क्योतो में रहने वाले जो सम्राट थे इनका शासन हुआ करता था। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे 12वीं शताब्दी आती चली गई तो 12वीं शताब्दी आते आते जो असली पावर, असली सत्ता थी, ये शोंगुनों के हाथ में आ गई थी, जो कि सैद्धांतिक रूप से राजा के नाम पर शासन करते थे। वो कहते थे हम राजा के नाम पर शासन करते हैं। ठीक है, 1603 और 1867 तक तोकुगावा परिवार के जो लोग थे वो शोगुन पद पर कायम थे। ठीक है, कौन से? तोकुगावा परिवार के लोग शोगुन पद पर। कब से कब तक? 1603 से 1867। देश जो था वो लगभग 250 भागों में विभाजित था, जिनका शासन दैम्यो चलाते थे। अब दैम्यो क्या थे? तो शोगुन जो थे ये दैम्यो पर नियंत्रण रखते थे। अब दैम्यो, इसके ध्यान से समझो, शोगुन दैम्यो को लंबे अरसे के लिए राजधानी एदो में रहने का आदेश देते थे ताकि उनकी तरफ से कोई खतरा ना रह सके। ठीक है, शोगुन प्रमुख शहरों और खदानों पर भी अपना नियंत्रण रखते थे। समुराई यानी कि योद्धा वर्ग, तो समुराई शासन वाले कुलीन थे और शोगुन तथा दैम्यो की सेवा में लगे थे। ओके, उसके बाद 16वीं शताब्दी में 3 परिवर्तन हुए। ठीक है, 16वीं शताब्दी में 3 परिवर्तन हुए जिसके उद्देश्य थे राजस्व के लिए स्थायी आधार बनाना। ठीक है, किसानों से हथियार ले लिए गए और समुराई तलवार अब वो रख सकते थे। इससे शांति और व्यवस्था बनी रही। दैम्यो को अपने क्षेत्र की राजधानियों में रहने के आदेश दिए गए और उन्हें काफी हद तक स्वायत्तता भी दी गई। मालिकों और करदाताओं का निर्धारण करने के लिए जमीन का सर्वेक्षण किया गया। साथ ही उत्पादकता के आधार पर भूमि का वर्गीकरण भी किया जाने लगा था। ठीक है, तो ये था आपका मेन आंसर, जो कि आपको यहाँ पे पता चला जापान की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में। ओके, चलिए इंग्लिश में, तो व्हाट इज द डाइट एंड हाउ इज रिलेटेड टू जापान। तो डाइट क्या होती है और ये जापान से कैसे रिलेटेड है, इसके बारे में आप यहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन आता है कि डिस्क्राइब द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ जापान। तो जापान का पॉलिटिकल सिस्टम क्या होता है? ठीक है, होता नहीं, क्या था बेसिकली। तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं आप सारी चीजें जो कि यहाँ पे दे दी गई हैं। चलिए, अब हमारा सेक्शन नंबर डी। अब सेक्शन डी में क्या कहा गया है? तो सेक्शन डी कहता है, 12 नंबर का है हमारा, कि सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है। तो 31 का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? टॉपिक है विलियम मैकलिश अमेरिका से पहले दिन। तो देखते हैं कितना बड़ा है, फिर से पढ़ेंगे। चलिए, छोटा ही है, पढ़ लेते हैं। देखिए, अमेरिका की पूर्व संध्या यानी कि यूरोपीय लोग आए, इस महाद्वीप को उन्होंने अमेरिका का नाम दिया। तो इसकी पहले, नाम देने से पहले, तो अमेरिका की पूर्व संध्या का नाम क्या हो गया? यूरोपीय लोगों के द्वारा इस महाद्वीप को अमेरिका नाम देने से पहले यहाँ पे बहुत सारी विविधता फैली हुई थी। लोग 100 से भी ज़्यादा जबानें बोलते थे। वे शिकार, मछली पकड़ना, संग्रहण, बागवानी और खेती में से जो जो मुमकिन हो सकता था वो करते थे और अपनी जीविका कमाते थे। मिट्टी की गुणवत्ता कैसी है और इसका इस्तेमाल तथा देखभाल के लिए कितने प्रयास की दरकार है, इसी पर जीने के तरीके का उनका चुनाव निर्भर करता था। ठीक है, मिट्टी की गुणवत्ता कैसी है इसी पर डिपेंड करता था। सांस्कृतिक और सामाजिक पूर्वाग्रह के आधार पे कुछ दूसरी चीजें तय होती थी। मछली, अनाज, बाग के पेड़ पौधे, मांस, इनके अधिशेष हमारे यहाँ ताकतवर, श्रेणीबद्ध और समाज की रचना में मददगार बने, लेकिन वहां नहीं। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं इसके? तो क्वेश्चन देखिए, सबसे पहला, किसी भी ताकतवर और श्रेणीबद्ध समाजों की रचना में क्या योगदान होता है? तो अनाज, बाग के पेड़ पौधे, मांस, इन सभी का अधिशेष। ठीक है, दूसरा, उत्तरी अमेरिका के सबसे पहले बाशिंदे कब और कहां से आए थे? तो उत्तरी अमेरिका के सबसे पहले बाशिंदे 30,000 साल पहले बेरिंग स्ट्रेट्स के आर पार फैले भूमि सेतु के रास्ते एशिया से आए थे। ठीक है, अब इसमें 2 नंबर का आपका क्वेश्चन है, ये दोनों तो 1 नंबर के थे। अब 2 नंबर का है, उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों के रहन सहन की विशेषताएं बताओ। तो उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी जो थे, ये नदी घाटी के साथ साथ बने जो गांव होते थे इनमें रहा करते थे समूह बनाकर। ठीक है, वे मांस मछली खाते थे और सब्जियां भी खाते थे। साथ ही वे अक्सर मांस की तलाश में यानी कि शिकार के लिए, खास करके बाइसन यानी कि जंगली भैंस, इसके लिए लंबी यात्राओं को किया करते थे। ठीक है, और भी एक आधा पॉइंट आप लिख सकते हैं। 2 नंबर का है तो 2 या 3 पॉइंट आपके लिए इनफ है। ओके, अगला है यहाँ पे कि इंग्लिश में विलियम मैकलिश द डे बिफोर अमेरिका। तो अमेरिका को अमेरिका नाम देने से पहले उस दिन की बात की जा रही है। ओके,
रही बात आपके क्वेश्चन आंसर की, तो सारे क्वेश्चन आपको एक ही स्क्रीन में एक ही बार में दिख रहे होंगे। ओके, चलिए अब बात करते हैं 32 की। तो यहाँ पे है ये आपका जो चैप्टर्स आई थिंक 6 या 7 है, बेनेडिक्टीन वाला। ओके, तो यहाँ पे कुछ अध्याय वगैरह दिए गए हैं, कौन से अध्याय में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं आप यहाँ से पढ़ सकते हो। सीधा क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि बेनेडिक्टीन क्या है। तो बेनेडिक्टीन क्या है बच्चों, बेनेडिक्टीन मठों में भिक्षुओं के लिए एक हस्तलिखित पुस्तक होती थी जिसमें नियमों के 73 अध्याय थे। इसका पालन भिक्षुओं के द्वारा कई सदियों तक किया जाता रहा था, ठीक है। अब क्या है वो, तो बस सेम चीज हमने लिख दी यहीं पे। फिर मठ किस प्रकार बनाने चाहिए, यह किस अध्याय में दिया गया है। तो मठ किस प्रकार बनाने चाहिए, तो देखिए मठ जो है वो इस प्रकार बनाने चाहिए कि आवश्यकता की समस्त वस्तुएं, जल, उद्यान, कार्यशाला सभी उसकी सीमा के अंदर हो। ये अध्याय 48 में है, ठीक है। तो बस अध्याय 48 की बात कर दी। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अब क्वेश्चन थर्ड क्या है कि भिक्षुओं की कोई दो विशेषताएं बताओ। तो सबसे पहली विशेषता, भिक्षु जो होते थे ये मठों में रहते थे, आम आबादी से बहुत दूर। दूसरी विशेषता, इन्हें एक निश्चित और विशेष नियमों का पालन करना होता था। तीसरी, भिक्षु जो थे वो अपना सारा का सारा जीवन औबे में रहने, ठीक है, अपना समय प्रार्थना करने में, अध्ययन करने में और कृषि जैसे जो शारीरिक श्रम होते थे इनमें किया करते थे। चौथा, पादरी कार्य के विपरीत जिस प्रकार से पादरी कार्य करते थे, ठीक है, उसमें केवल पादरी ही, पुरुष भी पादरी बन सकते थे। तो इसके विपरीत, इसके उलट भिक्षु की जिंदगी पुरुष और स्त्रियां दोनों ही अपना सकते थे। ऐसे पुरुषों को मॉन्क बोलते थे और स्त्रियों को नन बोलते थे, ठीक है। तो भिक्षुओं की ये विशेषताएं होगी। अब आपको इसमें से कोई 2 से 3 बतानी थी, तो यहाँ पे आपका 3 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर पूछा जाए भिक्षुओं की कोई 3 विशेषताएं लिखो, तो अब आप बता दोगे ना अच्छे तरीके से। टोटल आपको 4-5 बता दी मैंने, है ना। इसी प्रकार से इंग्लिश में आ जाएगा कि बेनेडिक्टीन है क्या बेसिकली। ओके, और रही बात क्वेश्चन आंसर की, तो आपके सामने ये रहे सारे के सारे क्वेश्चन आंसर एक ही स्क्रीन पे। ओके बच्चों, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन 33 के। ये मैंने आपको करवाया हुआ है, मोहर एक शहरी शिल्पकृति, ठीक है। तो क्या टॉपिक है, मोहर एक शहरी शिल्पकृति। तो सिंपल सी बात है, भारत में प्राचीन काल में पत्थर की मोहरें होती थी। किसकी, पत्थर की मोहरें, जिन पर चिन्ह अंकित किए गए होते थे, ठीक है। मिट्टी के ऊपर क्या लिखा होता था, क्या क्या जानकारी होती थी, जैसे मिट्टी के ऊपर मालिक का नाम, इष्ट देवता का नाम, उसकी अपनी परिस्थिति ये होती थी। फिर यहाँ से यहाँ तक ये बहुत बड़ा आंसर है आपका। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं सारी चीज़ों के। क्वेश्चन, भारत में प्राचीन काल में मोहरें किस पदार्थ से बनी होती थी, तो पदार्थ का नाम था पत्थर। मोहरों पर क्या लिखा होता था, मोहरें जो थी ये अत्यंत कुशल कारीगरों के द्वारा उकेरी जाती थी और कभी कभी उनमें ऐसे लेख होते थे जैसे मालिक का नाम, उनके इष्ट देवता का नाम, उनकी पदीय स्थिति इत्यादि। ओके, उसके बाद किस प्रकार से एक सार्वजनिक जीवन में नगरवासी की भूमिका को दर्शाती है। जो मोहर है, जो मुद्रा है, ये सार्वजनिक जीवन में नगरवासी की भूमिका को कैसे दर्शाती है, ठीक है। तो आपको बस वहीं से उठा के इसी पैसेज में से आंसर लिखना था। कैसे कि मान लेते किसी कपड़े की गठरी या बर्तन के मुंह को चिकनी मिट्टी से लीप पोत कर उस पर मोहर घुमाई जाती है, ठीक है, जिससे उसमें अंकित लिखावट मिट जाती है, सतह पर छप जाती है। इससे उस गठरी या बर्तन में रखी वस्तु को मोहर लगाकर सुरक्षित किया जा सकता है। जब इस मोहर की बनी पट्टिका पर लिखे पत्र घुमाए जाते हैं तो वह मोहर उस पत्र की प्रामाणिकता का प्रतीक बन जाती है और अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने से पहले अगर वो हटी, उसमें कुछ दिक्कत हुई, तो मतलब इस वस्तु के साथ में छेड़छाड़ की गई थी, ठीक है। तो ऐसा कुछ आपको यहाँ पे बताया गया है। आई होप अब आप समझ गए होंगे। बारी आती है इंग्लिश मीडियम में, तो द स्टैम्प एंड अर्बन आर्टिफैक्ट। तो स्टैम्प क्या है अर्बन आर्टिफैक्ट का, तो इसके बारे में यहाँ से पढ़ सकते हैं आप सभी। ओके, सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। चलिए देखिए बच्चों, आप सभी के लिए अब जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आएगा आपका मैप का, ठीक है। क्वेश्चन आपका यहाँ पे आएगा मैप का 5 नंबर का। देखो बच्चों ध्यान से सुनना, अभी हम कितने पेपर करेंगे, अभी पेपर करेंगे हम 7 से 8, जिसमें से ये हमारा सातवां एक तरीके से कह सकते हैं। दूसरा पेपर जो है आज हमारा एंड होगा, ठीक है। तो अभी बचेंगे हमारे 6 पेपर। तो आपके एग्जाम में कितने चैप्टर आ रहे हैं, टोटल कितने चैप्टर आ रहे हैं, 7 आ रहे हैं, और हर एक चैप्टर का आपका एक मैप तो जरूर है।
तो एक पिछली वीडियो में आपको हमने एक चैप्टर का मैप समझा दिया था, इस वीडियो में चैप्टर सेकंड का एक पूरा मैप समझा देंगे। तो ऐसे करके आगे के और जो 6 वीडियोस हैं उसमें एक और मैप आपको समझा देंगे, हर एक में मतलब हर एक में एक एक करके। तो टोटल आपको 6 के 6 मैप बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। हालांकि क्वेश्चन जो है वो पेपर में आपके अलग अलग से आएंगे कि कहीं से कहीं पूछ लेगा, कहीं से कहीं पूछ लेगा। अभी आपको सिर्फ समझाने के लिए हम केवल मैप लेके आए हैं, ठीक है। ये मैप मेसोपोटामिया का है, जिसमें आपको बताना है ये 5 जगह दी गई हैं। तो आपको बताना है कि ये पहली वाली जगह कौन सी है, दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी है, चौथी कौन सी है, पांचवी कौन सी है, ठीक है। तो ऐसे क्या होगा पता है कि टोटल आपके 8 जो सैंपल पेपर होंगे ना, इन 8 के सैंपल पेपर में आपके हर एक सब्जेक्ट कह रहा हूं, हर एक चैप्टर की आपकी तैयारी हो जाएगी अच्छे तरीके से। एक ही मैप है हर एक में, इवन 2 भी निकलेंगे तो वो भी समझा दूंगा। अब इससे तो एक ही निकलता है आपका, ठीक है। तो देखते हैं कि कौन सा कहाँ पे है। तो ध्यान से समझो बच्चों, ऊपर वाला जो आपका है ये है मारी, ठीक है। उसके नीचे आते हैं तो ये है बेबीलोन, ठीक है। और यहाँ पे आपका आता है ये बगदाद है, और सबसे नीचे आता है उर, और उसके ऊपर आ जाता है उरुक। तो अब ध्यान से समझिए बच्चों, आप बताओ मारी कहाँ है इसमें। तो मारी कहाँ है, पहली वाली जगह पे है मारी। बगदाद कहाँ पे है, तो दूसरी वाली जो जगह है बच्चों ये बगदाद है, ठीक है। उसके बाद में तीसरा क्या था हमारा, तीसरा था बेबीलोन। अरे कहाँ जा रहा है, तीसरा था बच्चों बेबीलोन, ओके, ये वाला। उसके बाद में उर कहाँ पे है, उरुक कहाँ पे है, तो उर कहाँ पे है बच्चों, उर है आपका नीचे वाला और उरुक है आपका ऊपर वाला। उरुक किसके अंदर आ जाता है, और उर जो है इसके साइड में आता है नीचे की तरफ, ओके बच्चों। तो ये आपका चैप्टर सेकंड का मैप हो गया। ऐसे ही करके अगली वीडियो में चैप्टर 3 का समझा देंगे, चौथे सैंपल पेपर में चैप्टर आपका जो 5th है उसको समझा देंगे, फिर 6 का, फिर 7th का, फिर 10th का, फिर 11th का। ऐसे करके सारे के सारे आपके जो मैप है ना, इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे तरीके से। ओके, तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप सभी ने मेरे साथ मिलकर आज की इस वीडियो में क्लास 11th के अपने हिस्ट्री यानी इतिहास के फाइनल के एग्जाम के लिए जो सैंपल पेपर नंबर हमारा 6 है ना बच्चों, इसके पार्ट 2 को भी सॉल्व कर लिया है, ठीक है ना। तो यानी कि आपने अभी तक टोटल 6 सैंपल पेपर डिस्कस कर लिए हैं, और एक जो है आप लोगों ने PYQ भी सॉल्व अच्छे से कर लिया है। अब इसके अलावा भी बच्चों कम से कम 3 से लेकर के 4 सैंपल पेपर और आएंगे अभी आपके लिए, ठीक है ना बच्चों। 3-4 सैंपल पेपर और आएंगे अभी, चिंता मत करो, तैयारी बहुत अच्छी करवा देंगे आपकी, ओके। बाकी आप सभी को कोई वीडियो मिस हो गई हो ना, तो यहाँ पे आई बटन में आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, ठीक है ना, क्लास 11th हिस्ट्री सैंपल पेपर करके। उसमें जितनी भी वीडियो, जितना भी कंटेंट आपके इस नए सेशन का है सब मिल जाएगा, तो जरूर चेक कर लेना, ठीक है। तो चलो बच्चों, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, अगली वीडियो में। आप सभी बच्चों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करना, कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे अपनी राय जरूर बता सकते हैं। ये रही मेरी इंस्टाग्राम की आईडी, फॉलो मैसेज कर लेना, ठीक है। तो चलो बच्चों, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए अपना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।